वेलकम बैक टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों की, करंट अफेयर्स की, और इसके लिए हमारे साथ होते हैं हमेशा विशाल सूद जी। वेलकम बैक सर। थैंक यू अमन। सर, भारत सरकार के काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं हमेशा ओपोजिशन के द्वारा। अब पी चिदम्बरम ने कहा है कि जो चाइना भारत में घुस रहा है तो उसको आप क्यों नहीं रोक पा रहे? देखो, चाइना भारत में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर भारत और चाइना की बहुत ही दशकों से कंट्रोवर्सी चल रही है। इट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि जो चाइना कहता है, जो भारत कहता है, और जो स्पेशली जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो उन्होंने जो लाइन की डिमार्केशन की वो क्लियरली नहीं की। और 1940s में 50s में जब भारत आजाद हुआ, जब ये डिमार्केशन हुई, तब ये बड़े रिमोट एरियाज थे। तब इनकी इंपॉर्टेंस और इनके ऊपर इनको बल्कि इनका निरीक्षण कर पाना भी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस तरह टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ड्रोन्स नहीं थे, सैटेलाइट नहीं थी। आज जब सारी चीजों को क्लियर किया जा सकता है, चाइना अपनी हैबिचुअल हेजेमोनिक और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को टेंस रखने वाली पॉलिसी के थ्रू वो इस पे क्लैरिटी नहीं दे रहा है। इसमें पी चिदम्बरम जी भी गवर्नमेंट में रहे हैं। आप कोई भी पी चिदम्बरम जी जितने मर्जी ट्वीट कर लें, पर जब तक चाइना का खुद का इरादा नहीं है, उन्होंने क्लैरिटी देनी नहीं है। भारत सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, आप मीटिंग करते रहिए, पर मेरे को नहीं लगता है कि जब तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जब तक उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि हमने भारत के साथ जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड रखना है, आप फॉर्मेलिटी के लिए भारत सरकार भी मीटिंग करती रहे, हमारी ओपोजिशन भी जितना मर्जी शोर मचा के हमारे फौजियों को डिमोरलाइज करती रहे, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक ही सोल्यूशन है। हम अपने आप को स्ट्रांग करें, हम अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग करें, हम भी आसपास कम्युनिटीज बनाना शुरू करें बॉर्डर एरियाज पे, हम भी वहां पे बेसिकली अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों डेवलप करें, हम थ्रू ड्रोन, थ्रू सैटेलाइट्स। और इनफैक्ट अब अभी आज की डेट में तो एटलीस्ट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वो चाइना के आसपास आता जा रहा है। हालांकि हम उनसे काफी पीछे थे, उन्होंने बहुत पहले से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। पर अगर हम अपने भारत को और 5-7 साल दें तो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनता जा रहा है। वही एकमात्र तरीका है, पावर, योर ओन स्ट्रेंथ इज द ओनली वे हाउ यू कैन फोर्स द इशू विद चाइना। इफ यू आर वीक, इफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वीक, उनकी सलामी स्लाइसेस पॉलिसी है, वो आपके छोटे छोटे एरियाज लेते रहेंगे। ये उन्होंने अपने काफी बॉर्डर कंट्रीज के साथ करते आए हैं, पर भारत अब उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। डोकलाम उसका एक एग्जाम्पल है। हालांकि अब डोकलाम में भी फिर से इश्यू हो रहा है, डोकलाम के आसपास चाइना फिर से अपने गांव बना रहा है और भूटान पे प्रेशर बनाने जा रहा है। तो इस वक्त इंडिया को भूटान को अपने ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना है और उनको वो सपोर्ट देनी है ताकि चाइना उनके बॉर्डर एरियाज पे कब्जा ना कर पाए। वो एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर वो एरिया भूटान से हटके चाइना के पास आ जाते हैं तो वो जो बफर है, जो इंडिया के पास सिक्योरिटी बफर है, वो खत्म हो जाएगा। तो चाइना हमारे काफी जो रोड्स हैं उनके ऊपर ऊंचाई पे आ जाएगा, उन पे अटैक करने के लिए पोजीशन ऑफ वेंटेज पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे आर्मी में बोलते हैं। तो वो वेंटेज पोजीशन में आ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि बड़ी हमारी जो फौज है, आर इंडियन आर्मी विद लॉट ऑफ करेज, आर ऑल आर फोर्सेस आर इंश्योरिंग कि चाइना अपने इरादों में कामयाब ना हो। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जैसे भारत काम कर रहा है लगातार, तो उसका भी प्रभाव रहेगा कुछ आने वाले कुछ सालों में? देखो, अगर आप कोई भी काम अच्छा करते हो, अपने आप को स्ट्रेंथन करते हो, उसका प्रभाव तो आना ही है, पर आपको टाइम देना है। अगर आप ये बोलो कि आज चाइना का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही डेवलप हो चुका है, वो 6th जनरेशन प्लेन्स पे काम कर रहे हैं, 5th जनरेशन प्लेन्स पे काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। उनकी जो इन्फेंट्री की जो यू नो जो गोले बारूद हैं वो काफी हाईटेक हो चुके हैं। अब वो बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी पे, एंटी स्पेस टेक्नोलॉजीज पे, बहुत हाइपरसोनिक पे बहुत काम कर रहे हैं। भारत भी कर रहा है, पर भारत को उस अपना जो पेडेस्टल पे एक्सेलेरेटर से पैर अब हटाना नहीं है, इसको और बढ़ाना है और स्ट्रेंथन करना है, ताकि कुछ सालों में हम चाइना से 4 कदम आगे हों। और अब अच्छी न्यूज तो आ रही है, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे कम होती जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले एक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय की थी थ्रू इट्स एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी।
हाइपरसोनिक टेस्टिंग शुरू हो रही है। तो उस मामले में हम उनसे बहुत पीछे भी नहीं है, पर पीछे हैं, और हमें अपने आप को डेवलप करते रहना है। सर, यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ था, इन्वेजन किया था रशिया ने, तो भारत में एक बड़ा सवाल उठा था कि जो भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए हैं उनको कैसे लाया जाए, और फिर चर्चा छिड़ी कि भारत में मेडिकल एजुकेशन को कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सके और बेहतर किया जा सके। अब जो सवाल सामने आते हैं, 20-20 लाख रुपए में एक एक सीट बिक रही है नीट में। देखो, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट कि भाई आप जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस की स्टोरी मेरे को याद आ रही है कि डॉक्टर से आपने पेपर दिलवाया और खुद आप डॉक्टर बन गए। तो ये देखो, मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे लोगों की जान आपके हाथ में होती है। जो लोग काबिल ही नहीं है और वो इस तरीके से नीट क्लियर करके जाएंगे, तो आप इमेजिन करिए वो बाद में काम क्या करेंगे। उनकी मॉरल कॉम्पास कहाँ पे होगी। वो हमेशा पैसों के लिए ऑपरेशन भी करवाएंगे, फिर वो लोगों को गलत फ्री टेस्ट करने मतलब महंगे टेस्ट करवाएंगे। वो हर तरह की करप्शन का पार्ट बनेंगे। तो मेरे को लगता है कि जो भी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स भी, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए उन बच्चों का। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है आगे फ्यूचर एजुकेशन पे एक फ्यूचर एजुकेशन उनकी बंद होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम, क्योंकि देखो जो नीट का पेपर दे रहा है वो भी 17 साल का बच्चा है, आपकी अपनी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। और जो पेरेंट्स उनके लिए 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उनको तो जेल भेजना चाहिए। और जो जो एजुकेशनिस्ट, जो लोग उनके लिए पेपर दे रहे हैं। और अब आगे से इन इन चीजों में ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया है। कोई भी बंदा ऐसे किसी का नकली, आप अगर आधार कार्ड देख रहे हो वो नहीं, अब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना चाहिए कि आपका फिंगरप्रिंट उसमें जाएंगे और वो जी। आपके आधार कार्ड से मैप्ड हो, क्योंकि नीट, आईआईटी, जेई, कैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो इसके अंदर अगर कोई भी यू नो इस तरह की नकल कर पाए, उसकी हमने सारी ऑप्शंस ही खत्म कर देनी है। तो मेरे को लगता है सरकार को एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर भी सिक्योरिटी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। और इस मामले में तो बहुत ही स्ट्रांग एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत सर, श्रीलंका क्राइसिस काफ़ी समय से चर्चा में है, और इस क्राइसिस के बाद यहाँ प्रेसिडेंट निकल चुके हैं देश से। अब दोबारा इलेक्शन होने हैं, उसके लिए इमरजेंसी लगाई गई है। क्या क्या होने वाला है श्रीलंका में? है। देखो, श्रीलंका बेसिकली इज इन अ वेरी बैड स्टेट। जो सिचुएशन वहां पे बन गई है, इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन। वहां के आम लोगों पे क्या बीत रही है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज की कमी आ गई है। तो आज करंटली इस वक्त इलेक्शंस वहां पे हो रहे हैं, and by the end of the day, Sri Lanka will have new acting president, and then formal elections will happen over a period of time. इस वक्त एक हेड ऑफ स्टेट बनाना बहुत जरूरी है, ताकि एक सेंस ऑफ नॉर्मलेंसी लाई जाए, ताकि ये सारे जो डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो खराब हो गई है, लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया, उनको कंट्रोल किया जा सके। किसी के हाथ में पावर देनी जरूरी है। तो बेसिकली विद इन 3 कैंडिडेट्स इलेक्शंस विल हैपन। ऑल द पार्लियामेंटेरियंस विल चूज देयर नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और जो भी आए, आई होप कि वो पहले वाली गवर्नमेंट्स और प्रेसिडेंट की तरह सिर्फ अपना बेनिफिट ना सोचें, और वो इस क्राइसिस से श्रीलंका जैसे देश को निकालने में पूरा अपना एफर्ट लगाए, और आगे की जो पॉलिसीज बनाए वो केयरफुली बनाए। श्रीलंका ने जिस तरह से चाइना डेट ट्रैप का वो शिकार बने, जिस तरह से उन्होंने अनसाइंटिफिक पॉलिसीज बनाई, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड थी। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोरोना भी आ गया, और क्योंकि उनकी जीडीपी का रफली 12-13% उससे आता है टूरिज्म से, विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ 12% बहुत ज्यादा होता है। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया, और उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होती थी। तो ये कुछ उनका टाइम चारों तरफ से उनके साथ काफी ऐसी सिचुएशंस बन गई, जिसके कारण श्रीलंका में ये क्राइसिस आ गए। और ये भी एक एग्जाम्पल है सबके लिए कि कैसे आपको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। जब आप अपनी मेडिसिन के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी हर चीज के लिए आप अगर इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है और लोन्स पे डिपेंडेंट है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस नेशन नहीं बन सकते। जी। क्या सर, नई सरकार शांति कायम करके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाएगी? वी कैन ओनली विश फॉर इट। ये तो टाइम बताएगा, बिकॉज आई डोंट नो टू मच अबाउट कि जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है
उनकी किस तरह की मैनेजरियल कैपेबिलिटी है। और इस वक्त सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड बनी हुई है, क्योंकि कई पार्टीज के एमपीज भी रिवोल्ट कर रहे हैं एंड दे आर वोटिंग फॉर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अब एंड में कौन बन के आता है और क्यों बन के आता है, उनका प्लान क्या है, ये सारी चीजें जब वो एक बार पावर में आएंगे और जब अपना प्लान ऑफ एक्शन देंगे, उसके बेसिस पे ही कोई बात कही जा सकती है। वी कैन ओनली प्रे फॉर देम एंड विश देम ऑल द बेस्ट। सर, दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने चर्चा की इस विषय पे कि रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन पे, इसका भारी खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अब जो इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी है उसने पहली बार अलर्ट किया है, क्राइसिस अलर्ट किया है कि मिलियंस लोग मर सकते हैं ऐसी कंट्रीज में जहां अनाज नहीं है, जहां गरीबी है। देखो, दिस इज समथिंग वी हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, और हमने अफ्रीकन नेशंस की बात भी कही है, और इस वक्त वही उन्हीं टिपिकल अफ्रीकन नेशंस जो बहुत ही सब सहारन कंट्रीज जिनको बोलते हैं, जहां पे ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से ड्रॉट चल रहा है, उनके 90% इंपोर्ट यूक्रेन से होते थे। तो अगेन उन कंट्रीज के लिए बहुत ही सिवियर सिचुएशन बन गई हुई है। और इनफैक्ट 2011 में भी मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, और इस बार भी वही आशंका रिलीफ कमीशन वालों ने जताई है कि भाई लॉट ऑफ पीपल कैन डाई। इस टाइम पे पूरी दुनिया को इकट्ठा होने की जरूरत है। वहां पे जो भी उन्होंने एक्सपोर्ट एम्बार्गो लगा रखे हैं, चाहे यूक्रेन पे हैं चाहे रशिया पे हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक क्लियर पैसेज देना चाहिए ताकि फूड और ग्रेन्स एक्सपोर्ट हो पाए। क्यों अननेसेसरी इतने लोग, रफली एक एस्टिमेट है कि सब सहारन रीजन में मोर देन डबल देन लास्ट ईयर हर रोज लगभग 2 करोड़ लोग भूखे सोया करेंगे। दैट इज शेमफुल। और ये मैन मेड डिजास्टर है, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ड्रॉट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सका था। आज अगेन हम दोबारा से यूनाइटेड नेशन की कैपेबिलिटीज और सिंसेरिटी को क्वेश्चन करते हैं, उनकी रेलेवेंस को क्वेश्चन करते हैं। यूनाइटेड नेशन इस वक्त क्या कर रहा है? कुछ एनजीओ अपना काम कर रही हैं, कुछ कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल लाइक इंडिया अपना काम कर रही है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड हर जगह पे पहुंचाती हैं और शांति की अपील कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन चुप्पी साध के बैठा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इज रन बाय रिच कंट्रीज एंड दे डोंट वांट इक्वालिटी, दे डोंट वांट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, क्योंकि करंट निजाम जो है इस दुनिया का वो उनके फेवर में है, और अपने फेवर में जो गलती होती है उसको वो सुधारना नहीं चाहते। वो कहते हैं ना कि व्हेन मिस्टेक इज इन योर फेवर डोंट करेक्ट इट। और इस अनएथिकल प्रिंसिपल पे पूरी वेस्टर्न कंट्रीज चल रही। जी, तो यूएन और नाटो को भी ये सोचना चाहिए, ये पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि जो देश, जो लोग गरीबी में हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उनको अनाज दिया जाए, उनको सहायता दी जाए, बजाय इसके कि कुछ देशों को हथियार सप्लाई किए जाएं कि वॉर जारी रखी जाए। तो इस तरह के आई थिंक अगर इस तरह की बातें अगर नेटो और उनके कंट्री समझ पाए, दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर एंड सेफर प्लेस फॉर एवरीवन। जी, थैंक यू सर। इस तरह की ज़रूरी जानकारी और मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक।